हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अक्सर आपने सुना होगा कि यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामलों में ज़्यादातर आरोपी पुरुष होते हैं। लेकिन अगर कोई महिला इस तरीके की गतिविधियों में आरोपी बनाई जाए तो क्या इस स्थिति में भारतीय कानून मान्यता देता है या मान्यता नहीं देता? क्या ऐसे मामलों में भारतीय कानून महिलाओं को भी आरोपी मानेगा या नहीं मानेगा? इसी संदर्भ में कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पॉक्सो एक्ट है वह पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि अगर कोई महिला भी किसी नाबालिग का यौन शोषण करती है तो वह भी आरोपी बनेगी और सजा पाएगी। यह फैसला समाज और कानून दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले पर। तो मुद्दा है पॉक्सो कानून बना जेंडर न्यूट्रल। इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे? हम इसमें परिचय और पृष्ठभूमि देंगे आपको, उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये मामला था क्या, इसके संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। सब सेशन के अंत में आपको हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न भी दिए जाएंगे जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यूपीएससी मेंटोर पंकज सर ये टेलीग्राम चैनल है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो पीडीएफ है वह भी मिल जाएंगे। और यूपीएससी की तैयारी के संबंध में अगर आपको कोई सहायता या सलाह चाहिए वह भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो परिचय और पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जो कि 2012 में लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य है बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और शोषण के हर रूप से सुरक्षा देना। शुरू में पॉक्सो को एक चाइल्ड सेंट्रिक लॉ माना गया था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता रहा कि क्या यह कानून जेंडर न्यूट्रल है या जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अधिकांश लोग यह मानते थे कि यह कानून केवल और केवल पुरुषों को ही अपराधी मानता है, महिलाएं इस प्रकार का ना तो अपराध कर सकती हैं और ना ही महिलाएं इस कानून के अंतर्गत आरोपी बन सकती हैं। तो ये मुद्दा था और इस मुद्दे पर कर्नाटका हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में साफ साफ कहा है कि जो पॉक्सो कानून है वो पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि पुरुष या महिला दोनों के लिए है। यानी कि अगर कोई महिला भी किसी नाबालिग को यौन क्रियाओं के लिए उकसाती है तो उस पर भी वही धाराएं लागू होंगी जो पुरुष पर लागू होती हैं। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है कि लॉ डज नॉट सी जेंडर ऑफ ऑफेंडर When it comes to child sexual abuse, यानी कि जब बच्चों पर यौन अपराध होंगे तो वहां पर कानून किसी भी जेंडर को नहीं देखेगा, अपराधी के जेंडर को, उसके लैंगिक स्थिति को, यानी कि वो पुरुष है या महिला है, इसको नहीं देखेगा। न्यायालय ने आर्केक व्यूज को, यानी कि पुराने विचारों को खारिज कर दिया है जो मानते थे कि महिला कभी भी आरोपी हो ही नहीं सकती इस तरीके के मामलों में। मामला क्या था यह भी समझिएगा। वास्तव में एक करीब 50 साल की महिला के ऊपर आरोप था जिसने नाबालिग बच्चे को, एक नाबालिग लड़के को यौन उत्पीड़न के लिए उकसाया था। बचाव पक्ष ने यह कहा कि कानून में शब्द जैसे कि ही और हिम कब का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए महिला पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जा सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो कानून की मंशा है, जो इंटेंट ऑफ द लॉ है, वो बेसिकली क्या है, बच्चों की सुरक्षा है, ना कि अपराधी का लिंग पहचानना। इसीलिए महिला भी उतनी ही दोषी मानी जाएगी जितना कि पुरुष। तो ये पूरा मामला एक सेंसिटिव मामला है। अब इसके संबंध में कानून क्या क्या कहता है, तो पॉक्सो कानून की कुछ धाराओं को भी समझिएगा। सेक्शन 3 जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसके बारे में है। इसमें किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि से संबंधित अपराध को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 7 जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर के है, किसी भी अनुचित स्पर्श, यौन उद्देश्य से किया गया कार्य, इसको शामिल करता है। सेक्शन 9 और 10 है जो गंभीर परिस्थितियों में कठोर सजा देने की बात करता है। सेक्शन 29 है जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की बात करता है, कानून अपराधी पर दोष का अनुमान लगाता है। कोर्ट ने कहा कि इन सभी धाराओं में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ यह
धाराएं पुरुषों पर लगाई जाएंगी, यानी कि महिलाओं पर भी ये सारी धाराएं इक्वली एप्लीकेबल होंगी, बराबर से लागू होंगी। अब इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को भी समझिएगा, एक कोर्ट के निर्णयों को भी समझिएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। ये वर्ष 2002 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस में फोकस हमेशा विक्टिम की प्रोटेक्शन पर होना चाहिए, न कि कंसेंट पर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर बच्चे की कंसेंट थी। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसकी कंसेंट का कोई सेंस नहीं है। इसी प्रकार दूसरा मुकदमा है इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध भी पॉक्सो के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट चाइल्ड राइट्स को एब्सोल्यूट मानता है, वो किसी भी तरीके से उसके अंतर्गत कोई चेंजेस नहीं करेगा। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का मामला है 1996 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में पीड़िता की गवाही ही कन्विक्शन के लिए पर्याप्त है। इसका महत्व यह है कि पॉक्सो के केसों में भी विक्टिम की टेस्टिमनी को हाई एविडेंटरी वैल्यू दी जाएगी, यानी कि अगर पीड़ित ने कहा है तो उसको हम कन्विक्शन के लिए पर्याप्त मान सकते हैं, उसको एविडेंस के तौर पर बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट आर वर्सेस एक्स केस है 2019 का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट में विक्टिम या अक्यूज्ड का जेंडर निर्धारण नहीं होना चाहिए। दो केस स्पेसिफिक्स अलग थे। कोर्ट ने जेंडर न्यूट्रलिटी की बात को अपहोल्ड किया था इस केस में भी, जो कि 2019 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन है पॉक्सो केसेस में, जो कि बार बार ऑर्डर्स हैं 2020 से 2023 के बीच में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है कि पॉक्सो एक विक्टिम सेंट्रिक लॉ है। इसका मकसद है बच्चों को हर तरह की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, चाहे अपराधी कोई भी हो। यानी कि कोर्ट का रुख हमेशा से, केवल इस केस में ही नहीं, बाकी सारे केसेस में ये रहा है कि इसको जेंडर न्यूट्रल ही रखना चाहिए। अपराधी का लैंगिक आधार किसी भी तरीके से उसके अपराध को कम नहीं कर सकता। बच्चे का प्रोटेक्शन ही एब्सोल्यूट एम है इस प्रकार के कानूनों का। इस पर कुछ विश्लेषण भी हमें करना चाहिए। तो अगर हम विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि से देखें तो जेंडर न्यूट्रलिटी का बहुत महत्व है। अपराध किसी भी लिंग के द्वारा किया जा सकता है, पुरुष के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। कानून अगर केवल पुरुषों को अपराधी मानता है तो यह न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है। दूसरा, इसका सामाजिक इम्पैक्ट की भी बात करें अगर हम, तो समाज की यह धारणा टूटेगी कि केवल पुरुष ही शोषक हो सकते हैं। महिलाओं के द्वारा होने वाले यौन शोषण को भी अब गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ साथ इसके लीगल इम्पैक्ट भी होंगे। जब अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन का जो काम है वो महिला आरोपियों के खिलाफ भी संभव हो जाएगा। न्यायालयों में के सामने इस तरह के केस आएंगे और साथ ही साथ पुलिस और जांच एजेंसियों को भी इस दिशा में संवेदनशीलता बढ़ानी होगी और इसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से डील करना होगा। यद्यपि इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि कुछ लोग ये मान सकते हैं कि मिसयूज की संभावना बढ़ जाएगी, और न्यायालय ने लेकिन इसको लेकर के साफ कहा है कि कुछ भी हो, बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है और उसे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो कई देशों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज लॉज पहले से ही जेंडर न्यूट्रल हैं। भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, उसकी भावना भी इससे मेल खाती है कि इसको जेंडर न्यूट्रल ही रखा जाए। तो ये था पूरा डिस्कशन इस मामले को लेकर के। आपको क्या लगता है कि क्या जेंडर न्यूट्रल कानून से समाज में संतुलन आएगा या इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी? आपको इस बात का जवाब कमेंट करके अवश्य देना चाहिए। तो चलते हैं आगे, और एक अनाउंसमेंट है 2026 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो अब लेट होने से पहले हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 22 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तीनों माध्यम में, आप इंग्लिश में लेना चाहें, हिंदी में लेना चाहें या
इंग्लिश में लेना चाहें। इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, प्री की अलग से तैयारी, रिवीजन क्लासेस, मेंस की तैयारी और मेंस की रिवीजन क्लासेस के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको दिल्ली में रखकर तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, आपको एक मेंटोरशिप दिया जाएगा, मेंटोरशिप भी दी जाएगी जो कि आपकी पर्सनलाइज्ड होगी, जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपके प्लान को क्यूरेट करेगी और आपको बेहतर ढंग से तैयारी करना सिखाएगी। तो इन सब फीचर्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 9,999 रुपये में आप यह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यह फीस आपको तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होता है जब आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए। तो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर इस कोड को आप PK लाइव कोड को इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हर एक कोर्स पर, चाहे आप ऑप्शनल ही क्यों ना लेना चाहते हो, मिलेगा। तो चलते हैं आगे और इसके साथ साथ हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, जिसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे। हाल ही में चर्चा में रहा पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पॉक्सो एक्ट 2012 केवल पुरुष आरोपियों पर लागू होता है, महिलाओं पर नहीं। नंबर 2, हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है पॉक्सो कानून जेंडर न्यूट्रल है। एंड पॉइंट नंबर 3, पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग यानी माइनर की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, 1 and 2, 2 and 3, केवल 3 या 1 to 3। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इसके साथ साथ यह जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके के कानूनों को, इस तरीके के शोषण के कानूनों में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए एज अ अपराधी, यानी कि कानूनों को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना और बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।